सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड में हमने दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा की। दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, दृष्टिकोण कितने प्रकार का होता है और सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण, इसके ऊपर हमने उदाहरणों के साथ में चर्चा की। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर दृष्टिकोण की क्या महत्ता है। तो दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे हम एक उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जमीन पे खड़ा है और खड़ा होकर जब वो इस जमीन को देखता है तो उसे ये जमीन चपटी और अनंत तक फैली हुई दिखाई देती है। तो वो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि पृथ्वी ये चपटी है और अनंत तक फैली हुई है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष में जाकर देखता है कि पृथ्वी अंडाकार है और यह अनंत तक फैली हुई नहीं है, बल्कि इसकी एक सीमा है। तब जब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को यह बताता है कि भाई पृथ्वी अनंत तक फैली हुई नहीं है, बल्कि अंडाकार है और उसकी अपनी एक सीमा है, तो पहला व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि पृथ्वी चपटी है और अनंत तक फैली हुई है। तो वो दूसरे व्यक्ति की बात कब स्वीकार करेगा, जब पहला व्यक्ति उसे वैज्ञानिक सबूत लाकर देगा। तो अब इसमें प्रश्न ये निर्माण होता है कि जो पहला व्यक्ति है, उस पहले व्यक्ति को सत्य की जानकारी कैसे होगी, क्योंकि उसने जो देखा उसके अनुसार तो पृथ्वी चपटी है और अनंत तक फैली हुई है और सत्य यह है कि पृथ्वी अंडाकार है। लेकिन पहले व्यक्ति को इसकी जानकारी कैसे होगी। तो पहले व्यक्ति को अगर इस सत्य को प्राप्त करना है कि आखिर पृथ्वी का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, तो उसके पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो खुद अंतरिक्ष में जाए और वहां जाकर देखे कि पृथ्वी कैसी है, तो उसे सत्य पता चलेगा। दूसरा रास्ता यह है कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष में गया वो वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सिद्ध कर दे कि पृथ्वी अंडाकार है और सीमा सहित है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर इस बात को स्वीकार करेगा कि पृथ्वी सीमा सहित है और अंडाकार है। तो पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्वयं अंतरिक्ष में गया और वहां से उसने पृथ्वी को देखा और उसके वैज्ञानिक सबूत भी लाके दिए। तो पहले व्यक्ति को अगर सत्य का पता करना है तो उसे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तो इसे हम एक अन्य उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो कि एक रोड है और उस रोड के एक तरफ एक पुरुष और महिला आपस में बातचीत कर रहे हैं और रोड के दूसरी तरफ 2 व्यक्ति खड़े हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि वो जो पुरुष और महिला आपस में बात कर रहे हैं उनके बीच में अफेयर होगा, इसलिए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग कैजुअली एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। तो यहाँ 2 व्यक्तियों के 2 अलग अलग विचार हो गए। अब इन दोनों व्यक्तियों को अपने विचार सही है या सत्य है, जो इन्होंने सोचा या अनुमान लगाया वो विचार सही है, इस बात को साबित करने के 2 रास्ते हैं। पहला ये है कि ये दोनों व्यक्ति उस महिला और पुरुष के पास जाए और उनसे पूछे कि आपके बीच में क्या रिश्ता है। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो उन पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है, तो वो तीसरा व्यक्ति आकर इन दोनों लोगों को बताए कि उस महिला को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, उस पुरुष को भी मैं अच्छे से जानता हूँ और वो दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। तो तीसरे व्यक्ति जो कि उस पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है, उस तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर ये दोनों व्यक्ति अपना नजरिया बदल सकते हैं
या सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य कैसे पता चलेगा? तो वो तीसरा व्यक्ति जो पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है वो सबूतों के आधार पर बताएगा, अपने जानकारी के आधार पर बताएगा कि वो जो है कॉलेज के दोस्त है और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों व्यक्तियों को सत्य का पता चलेगा। तो इसी तरह का कुछ हमारे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट लोगों के साथ में भी है। तो हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में हो, तो बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपने अपने नजरिए से देखकर उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार केवल बुद्धिज्म के संस्कार करवाना ही बुद्धिज्म को फॉलो करना है। घर का उद्घाटन करना, नामकरण करना, शादी करवाना, ये काम करना ही बुद्धिज्म को फॉलो करना है। कुछ लोगों के नज़र में विपश्यना करना ही बुद्धिज्म को आत्मसात करना है। कुछ लोगों की नज़र में मांस मटन मच्छी नहीं खाना ही बुद्धिज्म की सही राह है। तो ऐसे और भी कई ऐसे बुद्धिस्ट लोग हैं जो अपने अपने नज़रिए से बुद्धिज्म को देखते हैं और उस नज़रिए से देखकर उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। लेकिन अब अगर इन लोगों को ये पता करना है कि वाकई में सत्य क्या है, वाकई में तथागत बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया, तो लोगों के पास में सत्य को जानने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वे स्वयं बुद्ध के पास जाए और बुद्ध से पूछे कि मैं जिस नजरिए को अपना रहा हूं बुद्धिज्म को लेकर, क्या वो नजरिया सही है? स्वयं बुद्ध के पास जाए। ये रास्ता तो संभव है नहीं। तो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने बुद्धिज्म पर गहराई से अध्ययन किया हो, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, न्याय के आधार पर बुद्धिज्म का गहराई से अध्ययन किया हो और उस अध्ययन को समाज के सामने रखा हो। ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर हम कह सकते हैं कि मैं जो नजरिया अपना रहा हूं वो सत्य पर आधारित है। तो हमें थर्ड व्यक्ति के दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिन्होंने बुद्धिज्म पर गहराई से अध्ययन किया, जिन्होंने बुद्धिज्म को समझने का प्रयास किया। तो वो जो थर्ड व्यक्ति है जिनके दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके दृष्टिकोण को हम अपनाकर ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म का नजरिया जो हम बता रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ वो सही है? ऐसा हम किस दृष्टिकोण को अपनाकर कह सकते हैं? तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को अपनाकर हम जो बात कहेंगे उसे हम ये कह सकते हैं कि मैं जो बुद्धिज्म के ऊपर बात बता रहा हूँ वो 100% सत्य है। ये हम तब कह सकते हैं जब हम बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म पर जो जिस गहराई से अध्ययन किया, इसका लोहा तो सारी दुनिया वालों ने माना। उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में बाबा साहब गए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब को बुद्धिज्म के ज्ञाता के रूप में जानने और मानने लगे थे। तो बाबा साहब ने जो जिस गहराई से बुद्धिज्म का अध्ययन किया और उस अध्ययन को समाज के सामने प्रस्तुत किया, तर्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, न्याय के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम ये कह सकते हैं कि हम जो विचार बता रहे हैं वो वाकई में सत्य है। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस गहराई से अध्ययन करके
बुद्धिज्म के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला, जो तथ्य दिए, उन तथ्यों को चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आज के तारीख में आधुनिक भारत में यदि हमें बुद्धिज्म के वास्तविक कार्यों को, बुद्धिज्म के क्रांतिकारी आंदोलन को यदि हमें समझना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आत्मसात करना होगा। उनके दृष्टिकोण को आत्मसात किए बगैर हमें वास्तविक बुद्धिज्म के दर्शन नहीं होंगे। बुद्ध के तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक बुद्धिज्म के दर्शन बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आत्मसात करने से ही हमें मिलेंगे। इसीलिए बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाना, यह बुद्धिज्म को वास्तविक स्वरूप में, क्रांतिकारी रूप में जानने और समझने के लिए जरूरी है। इसलिए साथियों, इस सीरीज को बनाया है और इसका टाइटल मैंने दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म। तो बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम बुद्धिज्म के ऊपर सही विचार अपने रख सकते हैं, बुद्धिज्म की जानकारी दे सकते हैं। अन्य बुद्ध के नाम पर या बुद्ध का नाम लेकर जितने भी विचार दिए जा रहे हैं या दिए जाते हैं, अगर वो बाबा साहब के दृष्टिकोण में खरे नहीं उतरते हैं तो वो बुद्धिज्म के विचार है या नहीं है, इसके ऊपर भी संशय पैदा होता है। तो आधुनिक भारत में बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम बुद्धिज्म की सही राह को जान सकते हैं, बुद्धिज्म के उद्देश्य को जान सकते हैं, बुद्धिज्म की कार्य प्रणाली को जान सकते हैं। यह बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही जान सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।